चलो भाई, तो अब हमारे पास क्या था, नाइट्रोजन फैमिली पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। अपनी क्या होगी, नाइट्रोजन फैमिली पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं फॉस्फोरस फैमिली के बारे में, ठीक है ना। फॉस्फोरस से कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, उनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इन सब चीजों के बारे में अब हम लोगों को क्या करनी है, बात करनी है, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए, फॉस्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स। phosphorus and its compounds, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस की, मतलब इस नेचर के अंदर मेरे पास फॉस्फोरस किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आप हेडिंग डालिए सबसे पहले, एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स के बारे में बात करें। बेसिकली ये मेरे पास क्या होता है, तीन टाइप के अंदर पाया जाता है इस नेचर के अंदर। तो आप क्या करना है, जैसे आपका पेज है ना, वैसे आप इसको तीन पार्ट में ऐसे डिवाइड करके लिख लेना। इनका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, साथ साथ आप बनाते जाना कि कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। तीनों ही चीजें मेरे लिए बहुत जरूरी है, तीनों फॉस्फोरस के बारे में जानना। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड का भी यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आप नीचे वाली लाइन मत खींचना, क्योंकि हम आगे जब चलेंगे तो वहां पर भी आपका ये यूज आएगा, ठीक है। तो भाई जो मेरे पास फॉस्फोरस है, उसमें सबसे पहला जो फॉस्फोरस आता है उसका नाम है व्हाइट फॉस्फोरस, जिसका फॉर्मूला होता है P4, ठीक है। दूसरा आपके पास होता है रेड फॉस्फोरस, और लास्ट आपके पास होता है ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस भी दो पार्ट में एग्जिस्ट करता है, पर उसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में। व्हाइट फॉस्फोरस जो मेरे पास P4 है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस, और यहाँ पर एक फॉस्फोरस है। इन तीनों के बीच में इस तरह से बॉन्ड बन रहा होता है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड एंगल होता है, ये मेरा 60 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। अब नॉर्मली हम लोग देखें तो भाई ये मेरे पास 60 डिग्री का है, और शेप इसका टेट्राहाइड्रल है। तो टेट्राहाइड्रल के अंदर हम लोगों को पता है भाई बॉन्ड एंगल मेरा 109 डिग्री तक होना चाहिए। बट ये 109 डिग्री की जगह मेरे पास 60 डिग्री पर होता है। तो इसके अंदर एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, मतलब आपने इस दोनों बॉन्ड्स को बहुत ज्यादा फोर्स से खींच के आप लोगों ने बनाया हुआ है इस कंपाउंड को। क्योंकि मुझे पता है भाई ये एंगल असली में तो मेरा 109 डिग्री का होना चाहिए था, बट है 60 डिग्री का। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एंगल स्ट्रेन होता है। तो इस बॉन्ड का टूटने का चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए मेरे पास क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। अगर लीस्ट स्टेबल है तो हाईली कैसा होगा, रिएक्टिव होगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही आपके पास क्या होता है, यूनिट होती है आपके। ये P4 जो है, ये एक ही यूनिट है, ये दूसरों के साथ कंबाइंड में नहीं होती। तो पहली चीज, कंटेन्स कंटेन्स डिस्क्रीट P4 टेट्राहाइड्रल यूनिट्स, ठीक है। और हमको पता है भाई बॉन्ड ये टेट्राहाइड्रल है तो 109 डिग्री होना चाहिए, बट एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो वो एंगल स्ट्रेन की वजह से ये लीस्ट स्टेबल होता है एंड हाईली रिएक्टिव होता है। अब लिख सकते हैं, ड्यू टू स्मॉल एंगल स्ट्रेन it is
हाईली रिएक्टिव एंड लीस्ट स्टेबल। हाईली रिएक्टिव होता है और लीस्ट कैसा होता है, स्टेबल होता है, बिल्कुल स्टेबल नहीं होता। फिर भाई हम बात करते हैं रेड फॉस्फोरस में। अब रेड फॉस्फोरस बनता कैसे, हम व्हाइट फॉस्फोरस को लेते हैं, ठीक है, ये सॉलिड में होता है व्हाइट फॉस्फोरस मेरे पास, और इस व्हाइट फॉस्फोरस को आप हीट करते हो एट द टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन, 573 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है ना, और वो भी इनर्ट एटमॉस्फेयर में। इनर्ट मतलब और कोई चीजें वहां प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, एकदम वैक्यूम होना चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं एट द इनर्ट एटमॉस्फेयर। तो ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, P4 सॉलिड में ही होता है, बट ये कहता है मेरा रेड फॉस्फोरस होता है, तो व्हाइट से ये रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, फॉर्मूला तो दोनों का ही P4 है। इसके अंदर क्या होता है, आपकी एक यूनिट नहीं होती, जैसे आप यहाँ पर P4 का एक यूनिट देख रहे हो, यहाँ आपके पास एक यूनिट नहीं होती, इंटरकनेक्टेड टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होते हैं, ये यूनिट और दूसरे यूनिट से भी कनेक्टेड होती है इस तरीके से। ये P है, ये फॉस्फोरस से कनेक्टेड है, फॉस्फोरस फॉस्फोरस, ये इससे, ठीक है। अब ये फॉस्फोरस अगले वाले फॉस्फोरस से कनेक्टेड होगा, इस तरह से एक चेन चल रही होती है यहाँ पे, ये फॉस्फोरस आगे वाले फॉस्फोरस से कनेक्टेड होगा, ठीक है, और ये फॉस्फोरस के साथ तो कनेक्टेड होते ही है पहले से अंदर से ना, ये फॉस्फोरस आगे और ये फॉस्फोरस इस साइड, तो इस तरह से ये चेन चल रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसके बारे में अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, टेट्राहाइड्रल यूनिट जरूर है, बट ये कैसी है आपकी, इंटरकनेक्टेड है, एक एक यूनिट प्रेजेंट नहीं है, ये कैसी है मेरे, इंटरकनेक्टेड है। तो आप लिख सकते हो टेट्राहाइड्रल यूनिट्स ऑफ P4 आर इंटरकनेक्टेड। ये कैसे होती है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है। अब देखो, मैंने बात की आपसे ब्लैक फॉस्फोरस, व्हाइट के बारे में मैंने आपको एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया, एक रेड के बारे में दिया, अब हम लोग ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट मेरा ऑलरेडी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक बोलते हैं हम अल्फा ब्लैक और दूसरा होता है आपका बीटा ब्लैक, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं पहले इसके बारे में, इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स के अंदर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फर्स्ट वन आपके पास जो है वो है अल्फा ब्लैक। अल्फा ब्लैक के अंदर होता क्या है, ध्यान से सुनना, आप व्हाइट फॉस्फोरस लेते हो, ठीक है, आपने क्या लिया, व्हाइट फॉस्फोरस लिया और उसको आप हीट कर रहे हो एट द टेम्परेचर ऑफ 803 केल्विन, ठीक है ना, इन अ सील्ड ट्यूब। ये चीजें बहुत जरूरी है कि आप कितने टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो, क्योंकि आप व्हाइट फॉस्फोरस को जब 500 डिग्री सेल्सियस के नियर बाय हीट करते हो 573 पे, तो आपको रेड फॉस्फोरस मिलता है, बट वहीं पे आप व्हाइट फॉस्फोरस को 803 डिग्री के आसपास हीट कर रहे हो, तो आपको क्या मिलता है, यहाँ से अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस मिलता है, ठीक है। और वहीं पे हम लोग बीटा ब्लैक की बात करें, तो बीटा ब्लैक पे भी हम लोग क्या करते हैं, वही व्हाइट फॉस्फोरस लेते हैं और उस व्हाइट फॉस्फोरस को हीट कर रहे होते हैं हम लोग 473 केल्विन पर, बट एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर हम लोग उसको हीट कर रहे होते हैं, तो मुझे मिलता है वहां से बीटा ब्लैक मिलता है। अब भाई अल्फा ब्लैक बीटा ब्लैक से किस तरह से अलग है, ये चीज देखेंगे अब हम लोग, ठीक है। और मेरा ये जो ब्लैक फॉस्फोरस है ना, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है रेड फॉस्फोरस से भी और व्हाइट फॉस्फोरस से, क्योंकि देखो आप इसको हीट करके इसे बना रहे हो, और इसे और ज्यादा हीट करके आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लैक फॉस्फोरस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एक रीजन है। दूसरा रीजन, ब्लैक फॉस्फोरस जो होता है ना, एक आपके पास पॉलीमरिक स्ट्रक्चर्स बनाता है, पॉलीमरिक मतलब एक यूनिट दूसरे यूनिट से कनेक्टेड होगी, बहुत ही ज्यादा लंबी चेन बन रही होती है, तो बहुत ही ज्यादा पॉलीमरिक स्ट्रक्चर इसका बन रहा है, इसी वजह से ही इसका सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है।
हाई बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या है मेरे पास, स्टेबल्ड है। तो आप लिख सकते हैं इस बात को यहाँ पर ब्लैक फॉस्फोरस के लिए, इट इज मोस्ट स्टेबल एंड हैंस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है और इसके साथ ही इसका क्या होता है मेरे पास, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट। तो चलो भाई पहले अल्फा ब्लैक का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम लोग बीटा ब्लैक का भी स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि हमने व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर देख लिया, सीधे सिंपल P4 होता है। रेड फॉस्फोरस का देख लिया कि एक P4 यूनिट दूसरे P4 यूनिट से इंटरकनेक्टेड होती है और वो आगे बढ़ रही होती है। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं अपने पास अल्फा ब्लैक की, अल्फा ब्लैक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर हम लोग देखेंगे बीटा ब्लैक का। तो देखो होता क्या, ये फॉस्फोरस इस फॉस्फोरस से और इस फॉस्फोरस से कनेक्टेड है, ये फॉस्फोरस इससे, ये फॉस्फोरस इससे, और ये दोनों फॉस्फोरस आगे एक और फॉस्फोरस से क्या है कनेक्टेड। P4 की एक यूनिट बन गई, ठीक है। अब ये वाली फॉस्फोरस, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि आपको अगली यूनिट थोड़ी अलग से दिखाई दे। तो ये फॉस्फोरस एक और फॉस्फोरस से, ये फॉस्फोरस कनेक्टेड है, नीचे एक और फॉस्फोरस कनेक्टेड होगा इसके, और ये भी कनेक्टेड होंगे मेरे पास एक और फॉस्फोरस से, ठीक है। बट इसके अंदर क्या हो रहा होगा मेरे पास, ये वाला फॉस्फोरस इससे भी कनेक्टेड होगा, ये एक और यूनिट इससे मिलती हुई बन गई। अब एक और कलर लेके मैं दूसरी यूनिट दिखाता हूँ, जिससे ये वाला फॉस्फोरस कनेक्टेड होगा, ये फॉस्फोरस नीचे आ जाओ, ये फॉस्फोरस आगे आ जाओ, ये फॉस्फोरस और ये फॉस्फोरस कनेक्टेड होगा, ठीक है। इस तरह से मुझको ये क्या मिल गया, यहाँ पर एक यूनिट मिली है। अब ये जो एक पर्टिकुलर यूनिट होगी ना, ये दूसरे यूनिट से, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पास ये जो फॉस्फोरस यहाँ पर प्रेजेंट है, ये एक दो तीन बॉन्ड का फॉर्म, देख रहे हो जो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, वो एक दो और तीन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये फॉस्फोरस जो मैंने नीचे बनाया, ये भी एक दो और एक और आगे से कनेक्ट हो रहा होगा, ये भी आगे बढ़ रहा होगा, ये भी आगे बढ़ रहा होगा, ये भी आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, ये भी आगे की तरफ, ये भी आगे। तो ये वाले जो फॉस्फोरस बीच में प्रेजेंट है ना, ये भी आगे कनेक्टेड होते हैं दूसरे रिंग से। जैसे मैं दिखाऊं आपको, ये कनेक्टेड होगा आगे एक और रिंग से, फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस फॉस्फोरस, नीचे आओगे फॉस्फोरस, ये भी नीचे फॉस्फोरस, फिर दोबारा आप आगे आगे फॉस्फोरस, फिर ये एक और फॉस्फोरस से कनेक्टेड होगा, ये एक फॉस्फोरस, ऊपर से नीचे आगे फॉस्फोरस, आगे आगे फॉस्फोरस, ये दोनों एक और फॉस्फोरस, फिर ये आगे एक फॉस्फोरस है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, आगे की तरफ रिंग्स क्या है आगे आपकी बढ़ती हुई जाएंगी, ये भी आगे बढ़ता जाएगा, ये भी आगे बढ़ता जाएगा, ये भी आगे बढ़ता जाएगा, ये भी ये भी ये भी, सब ये रुक नहीं रहे, आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। इसी वजह से मेरे ब्लैक फॉस्फोरस सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर आपके पास प्रेजेंट है इन अल्फा ब्लैक। आप लोगों ने ये देख लिया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बीटा ब्लैक का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, आप इसे बना लो फटाफट। फोस्फोरस आज अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 3-4 दिन और लगेंगे, फिर ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब बीटा ब्लैक का स्ट्रक्चर देखते हैं। बीटा ब्लैक जो आपके पास वो लेयर स्ट्रक्चर बनता है, इट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर सिमिलर टू ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जैसा स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से। फॉस्फोरस, इधर फॉस्फोरस, इधर फॉस्फोरस, ऊपर से नीचे आगे फॉस्फोरस, ऊपर से नीचे आगे फॉस्फोरस, यहाँ पर फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस दोबारा किसी फॉस्फोरस के साथ कनेक्टेड होगा, ये फॉस्फोरस इधर, इधर फॉस्फोरस, नीचे आ जाओ फॉस्फोरस, ठीक है। ये फॉस्फोरस एक और फॉस्फोरस से कनेक्टेड होगा। इस तरीके से आपके पास क्या बन रही होती है, लेयर पे लेयर बन रही होती है। और हर फॉस्फोरस क्या होता है, तीन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होता है।
ये आगे, ये भी आगे, ये भी आगे, सब आगे आगे बढ़ती जा रही है। इस तरह की लेयर्ड स्ट्रक्चर बन रही होती है। ठीक है, तो आप देखो एक नॉर्मली ऑन एन एवरेज आपको फॉस्फोरस लग रहा है, वही 3 बॉन्ड का ये फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो ये भी आगे बढ़ रही होगी। इस तरह से वो क्या करता है, आपके पास लेयर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा होता है, जिसके अंदर मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि ये जो बॉन्ड एंगल होता है ना यहाँ पर, ये मेरे पास कुछ लगभग आपके 99 के या इस डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, 99 डिग्री के आसपास ये आ रहा होता है जब कैलकुलेट किया जाता है, तो ये मेरे पास 99 डिग्री के आसपास ये मेरे पास होता है। ठीक है, तो ये बात है मेरे पास। सबसे पहले हम लोगों ने रेड फॉस्फोरस, अपने पास व्हाइट फॉस्फोरस देखा, रेड फॉस्फोरस देखा, और आपके पास ब्लैक फॉस्फोरस का हमने स्ट्रक्चर बना के देखा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ चीजें मैं और बताना चाहता हूँ आपको व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में और रेड फॉस्फोरस के बारे में, जो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि ये टेबल अपनी इतनी ही नहीं है, नीचे की तरफ और भी एक्सटेंड होनी है। ठीक है, वो दोनों अभी जो हमने स्ट्रक्चर बनाए वो आपको दोनों ब्लैक फॉस्फोरस की कैटेगरी के अंदर ही बनाने। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर, जो मैं अब आपको बता रहा हूँ किसके बारे में, व्हाइट फॉस्फोरस के अंदर। ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस वाला जो आपने कॉलम बनाया था उसी के अंदर आप लिखना। मैं आपको ये चीज बता दूं, जो ये व्हाइट फॉस्फोरस आपके पास प्रेजेंट है ना, ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। मतलब अगर इसको आप पानी में डालोगे तो ये डिसॉल्व नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है ना, वैसे का वैसे ही प्रेजेंट रहेगा। बट वहीं पे मैं अगर कुछ आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ले लूं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का मतलब जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अल्कोहल ले लो, ईथर ले लो, इस तरह की चीजें आप लोगे तो उसके अंदर कैसा हो जाता है, ये डिसॉल्व हो जाता है। उसके अंदर क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, बट वहीं पे जब मैं रेड फॉस्फोरस की बात करूंगा तो वो पानी के अंदर भी डिसॉल्व हो जाता है, और वो मेरे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर भी क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। आप लिखिए, मैं बीच में लाइन खींच देता हूँ। ये इस साइड है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास व्हाइट फॉस्फोरस के लिए, और इधर है रेड फॉस्फोरस के लिए। ऊपर लिख भी देता हूँ मैं, ये व्हाइट फॉस्फोरस के लिए है, और इधर साइड में लिख रहा हूँ रेड फॉस्फोरस के लिए। ब्लैक का इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट, इट इज insoluble in water but soluble in organic। इनऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक के अंदर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कंपाउंड्स ना, इन अलग है, ऑर्गेनिक अलग है। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, कॉमा ईथर। ठीक है, फिर आप CS2 ले लो, कार्बन सल्फाइड आपके पास है CS2, इन सब के अंदर ये क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। बात करें हम लोग रेड फॉस्फोरस के बारे में, तो insoluble in both water and organic solvent। वाटर के अंदर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दोनों के अंदर ही कैसा होता है, ये इनसॉल्युबल होता है, दोनों के अंदर ही आपके पास ये डिसॉल्व नहीं होता। तो वैसे मेरे पास ब्लैक फॉस्फोरस है, वो भी दोनों के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, और एक चीज, जब आपके पास ये व्हाइट फॉस्फोरस होता है ना, अगर आप इसका एयर के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवा देते हो, ठीक है, अगर आपने P4 लिया और आपने इसका रिएक्शन करवाया एयर की प्रेजेंस में, तो ये डेंस फ्यूम बनाता है। मतलब बहुत ही गाढ़ी फ्यूम्स बनती है, जैसे उसका फॉर्मेशन होता है P4O10 का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक कंपाउंड है मेरे किसका, फॉस्फोरस का। ठीक है, तो आप लिख सकते हो P4 when burns with air it produces dense fumes of P4O10। ठीक है ना, एग्जाम में कैसे पूछेगा आपसे, एक मार्क्स में पूछ लेगा, अगर आपने P4O10 लिया है, वो आप एग्जाम में कैसे पूछेगा, आपको बोलेगा P4 आपके पास व्हाइट फॉस्फोरस है, आपने उसका रिएक्शन करवाया इन एयर,
या फिर रिएक्शन करवाया विद ऑक्सीजन, तो डेंस फ्यूम का एक कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड को आप बना के दिखाइए, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, P4O10 बन जाता है आपके पास। ये चीज आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, ठीक है। और चीजें मैं आपको बताऊं, जो मेरे पास ये व्हाइट फॉस्फोरस है ना, अगर आप इसको एक एल्कलाई में डाल दो, एल्कलाई मतलब बेस में डाल दो, ठीक है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर चला जाता है। जैसे मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, ये नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ से समझ के यहाँ ले लेना, ठीक है। तो है क्या, आप लिखिए व्हाइट फॉस्फोरस disproportionate in presence of alkali। एल्कली मतलब कोई भी आपने बेस लिया, जैसे आपने P4 लिया और आप उसका रिएक्शन करवा रहे हो आप बेस से NaOH के साथ, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है PH3 के अंदर प्लस थ्राइस ऑफ NaH2PO2 के अंदर, ठीक है। तो जो P4 है तो इसके अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0, पर इसके अंदर होता है इसका -3 और यहाँ पर होता है इसका +1 के अंदर। ये तीन होते हैं तो इसलिए +3 इंटू +1 करके ये भी +3 बन जाता है और ये -3, तो ओवरऑल वही आपका 0 ही आ रहा होता है। बट ये दो फॉस्फोरस के अंदर ब्रेक हो गया, एक फॉस्फोरस जहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है और दूसरा फॉस्फोरस जहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है मेरा +1 है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, मेरे पास डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। सारी बातों की एक बात, जब ओवरऑल आप स्टेबिलिटी की बात करते हो, ठीक है ना, जब ओवरऑल हम लोग क्या करते हैं स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो ब्लैक फॉस्फोरस मेरे सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर आपके पास रेड फॉस्फोरस आता है और लास्ट में आपके पास क्या होता है, व्हाइट फॉस्फोरस आता है। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है मेरे पास, ठीक है। तो ये भाई मेरे पास ये इंट्रोडक्शन था फॉस्फोरस का, कि तीन फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स होते हैं, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। अब मैं बात करूंगा इनके कंपाउंड्स की, कि कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं मेरे पास किससे, फॉस्फोरस से कौन कौन से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले मेरे पास है फॉस्फीन, ठीक है ना, उसकी बात करूंगा मैं, जो कि मेरे पास PH3 होती है। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या उसके प्रिपरेशन होते हैं, किस किस तरह के नेचर की वो रिएक्शन शो करती है, ये सब चीजें जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। चलो तो आप हेडिंग डालिए, फोस्फीन PH3, ठीक है, PH3। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, इसको बनाया कैसे जाता है। प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो प्रिपरेशन करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आप मेटल्स लो, ठीक है ना, आप मेटल फॉस्फाइड के आप हाइड्रोलिसिस करा दो। मेटल फॉस्फाइड्स की जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको P3- मिलेगा वहां से, ठीक है। तो लिखता हूं मैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल फॉस्फाइड्स P3-, ठीक है। तो अगर एक एग्जांपल लूं मैं पहले, आपके पास कैल्शियम फॉस्फाइड है Ca3P2, क्योंकि मुझे पता है कैल्शियम भी तो +2 चार्ज होगा, फॉस्फाइड भी P3- है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, मेरा Ca3P2 ही बनेगा। और आप इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो मतलब आप इसको वाटर के अंदर मिला रहे हो। तो वाटर के अंदर जब आप इसको मिलाते हो तो आपके पास यहाँ पर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, और साथ में आपको मिल रही होती है फॉस्फीन गैस, दैट इज PH3। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितने हो गए यहाँ पर हाइड्रोजन 6, 2 यहाँ पे हैं 8, तो यहाँ पर मेरे को करना पड़ेगा 4 से, और कैल्शियम यहाँ पर थ्राइस, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 6, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी कैसी बैलेंस हो गई, दोनों साइड कैल्शियम मेरे 2, फॉस्फोरस दोनों साइड 2, कैल्शियम दोनों साइड 3 है, फॉस्फोरस दोनों साइड 2 है, हाइड्रोजन दोनों साइड 6 है, और ऑक्सीजन दोनों साइड कैसी है मेरे पास 6 है। तो इक्वेशन कैसी हो गई मेरे पास, बैलेंस्ड हो गई, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने अभी अभी बनाया था, ठीक है ना,
ये फोस्फेन PH3 आपने अभी भी बनाया, कब? जैसे ही आपने P4 व्हाइट फोस्फोरस को बेस में डाला था तो ये टूट गई थी, देखो डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ था PH3 के अंदर। तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या बन रही थी, PH3 बन रही थी। तो दूसरा इसके पास ये वाला इसका रिएक्शन होता है, तो आप लिख सकते हो रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस विद एल्कली लिख लो या फिर विद NaOH लिख लो आप, ठीक है, टेंशन नहीं खत्म। यहाँ पर आपके पास बनेगा P4 plus 3NaOH will give you PH3 plus thrice of NaH2PO2, ठीक है। मेरे पास ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ये मुझे नहीं लगता इक्वेशन बैलेंस्ड है, कर लेना, कोई बड़ी चीज नहीं, इक्वेशन बैलेंस करनी है तो आपको आती है, क्योंकि एक तरफ फॉस्फोरस ये बैलेंस्ड है कि ठीक है, बैलेंस हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देख लिया यहाँ पर कि भाई मेरे पास ये दो तरीके हैं जहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, आपके पास फॉस्फोरस बना सकता हूँ। यहाँ पर भी आप फॉस्फोरस बना पा रहे हो और आप यहाँ पर भी क्या कर रहे हो, अपने पास फॉस्फोरस को ऑब्टेन कर पा रहे हो। दूसरी चीज, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहली चीज मैं आपको बता दूं ना, ये बहुत ही ज्यादा जहरीली गैस होती है, जहरीली मतलब पॉइजनस गैस, ठीक है ना। दूसरी, जब इसकी आप स्मेल करोगे ना तो एक रोटन फिश जो होती है, मतलब सड़ी हुई जो मछली है, उसकी जैसी इसकी क्या होती है, स्मेल होती है। रोटन फिश की तरह इसकी क्या होती है, स्मेल होती है। तो स्मेल से पता चल जाता है कि ये मेरे पास क्या होगा, PH3 होगा, ठीक है। तो आपकी इसकी हेडिंग डाली प्रॉपर्टीज। पहली चीज देखते हैं कैसे पता चलता है इसका। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको लिखेंगे, PH3 इज हाईली poisonous gas with rotten fish smell। रोटन फिश की जैसी क्या होती है, इसकी खुशबू होती है, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो ये मेरा PH3 है ना, जो ये फॉस्फेन है, ये इनफ्लेमेबल होता है, ठीक है। मतलब अगर आप इसको चाहोगे आग लगाना तो नहीं लगेगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें प्रेजेंट होती है, इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है, उनकी वजह से ही ऐसा होता है। तो ये पॉइंट नॉर्मल सी बात है, आपके पास से कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना, बट बुक में अपने एनसीईआरटी के अंदर इसके बारे में जिक्र किया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको बिल्कुल पढ़ेंगे। तो आप लिख सकते हो प्योर PH3 is non inflammable but it contains impurity of P2H4 and P4 and is inflammable। प्योर होगा तो नॉन इन्फ्लेमेबल है, बट अगर थोड़ा सा भी अनप्योर हो गया, मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी P2H4 की और P4 की, तब ये कैसा होता है, इनफ्लेमेबल ड्यू टू दीज। अब बोले भाई इसको रिमूव कैसे किया जाता है इन इम्प्योरिटीज को ना। अगर मेरे पास PH3 के साथ ये दोनों इम्प्योरिटीज जो है उनको रिमूव कैसे किया जाता है, तो इसका रिमूव किया जाता है इसको जब हम लोग पास करते हैं HI से। HI मेरे पास HI सॉल्यूशन से आप जैसे ही पास करोगे तो PH3 वहां पर एब्जॉर्ब हो जाता है और ये बाकी चीजें क्या हो जाती है, इम्प्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड, पीछे रह जाती हैं, और आपका PH3 क्या होता है, अलग से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसी के आगे कंटिन्यू करते हुए इस पॉइंट को लिखते हैं। दीज, मैं रिएक्शंस के साथ भी समझाऊंगा आपको अभी, ठीक है, कि रिएक्शन के साथ कैसे करेंगे। दीज इम्प्योरिटीज आर रिमूव बाय passing it through HI solution
where pH3 gets absorbed in HI and impurities are left behind. Impurities are left behind. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं और उस बीकर के अंदर ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। क्या क्या? PH3 भी प्रेजेंट होता है, P2H4 भी प्रेजेंट होता है और P4 भी प्रेजेंट है। हम लोग इसको पास करवाते हैं HI से। तो जैसे हम लोग इसको HI से पास कराते हैं तो PH3 जो है वो तो HI के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेती है, PH4I, और ये दोनों एज इट इज प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब जो ये PH4I बन गया, अगर इसमें उसका मैं फर्दर रिएक्शन करवा दूं KOH के साथ, तो ये मेरे पास यहाँ पर बनता है PH3 प्लस KI प्लस वाटर। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको क्या होता है, PH3 गैस अलग से प्योर स्टेट में अवेलेबल हो जाती है और आपका P2H4 और P4 पीछे ही रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये एक तरीका होता है नॉर्मल सा कि आप पहले HI के साथ रिएक्शन करवाओ, HI के साथ रिएक्शन करने पर ये PH4I का फॉर्मेशन करेगा और फिर KOH के साथ रिएक्शन करवा के आपके पास क्या होगा, वापस से आपको प्योर PH3 क्या हो जाएगी, यहाँ से ऑब्टेन हो जाती है। ठीक है, जो PH3 जो मैंने आपको अभी चीज बताई ना PH3 के बारे में, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है होल में सिग्नल। ठीक है ना, होल में सिग्नल क्या है, जब भी आपकी शिप्स होती हैं दो, समझ लीजिए आप ना, पानी के अंदर दो बोट आ रही हैं, वो दोनों एक दूसरे को सिग्नल देना चाहते हैं, तो उस टाइम पे इसका यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं होल में सिग्नल। तो वाटर के अंदर जब भी मर्चेंट नेवी होगी या इंडियन नेवी होगी, इन सब का यूज करते हैं। तो होल में सिग्नल के अंदर वो आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि आपके पास फॉस्फोरस का कौन सा कंपाउंड आप यूज कर रहे हो, या फिर कौन सी गैस आपके पास यूज आ रही है ना। तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि भाई मेरे पास फॉस्फीन क्या होती है, वहां पर यूज की जाती है, PH3 यूज की जाती है। ठीक है, होता क्या है, आप उठाते हो और सीधा से ना एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर आपके पास है ना कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड प्रेजेंट होते हैं। आप उस कंटेनर को सीधा पानी में डाल देते हो, पानी में डालते ही वो वहां पर दो गैस निकल रही होती है, एक एसिटिलीन गैस होती है और आपकी एक फॉस्फीन गैस होती है। वो एक दूसरे से कंबाइन करके उनके अंदर क्या लग जाती है, फायर लग जाती है, आग लग जाती है। ठीक है ना, तो वो कोई भी अगर सिग्नल देना चाहते हैं तो इसका यूज करते हैं। नॉर्मल सी बात है, जैसे आप PUBG खेलते हो तो उसमें फ्लेयर गन होती है, हवा में डालते तो पता चल जाता है कि भाई मेरे पास क्या आ रही है, प्लेन आना चाहिए वहां पे। तो ऐसे आपके पास कुछ सिग्नल्स के लिए ये आपके पास यूज किया जाता है जहां पर पानी होता है। ठीक है ना, इसलिए मैंने आपके पास बताया कि वाटर के अंदर इसको यूज करें, नेवी इसको मेनली यूज की जा करती है। तो आप हेडिंग डालिए, होल में सिग्नल। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ, आपके पास जो कंटेनर होता है उसके अंदर होता है Ca3P2 प्लस कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ये दो चीजें प्रेजेंट होती हैं इन अ कंटेनर। उस कंटेनर के अंदर ये दोनों चीजें। ठीक है, अब इस कंटेनर को सोचो, आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर ये दोनों चीजें प्रेजेंट है। अब इस कंटेनर को सीधा तो पानी में डालेंगे नहीं, पहले क्या करते हैं, पियर्सिंग कर देते हैं, मतलब इसमें छेद कर देते हैं और फिर उठा के इसको क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं। तब लिखिए कंटेनर is pierced and dropped in sea water। पानी के अंदर डाल दिया इसको, पानी में डालते ही दोनों चीजें वाटर के साथ रिएक्शन करना शुरू करती है। पहले Ca3P2 की बात करता हूँ, 6 वाटर के साथ, अभी मैंने आपको ये इक्वेशन लिख के दिखाया था, कन्वर्ट इनटू 3CaOH होल ट्वाइस प्लस 2PH3। ये अभी हमने ये रिएक्शन सेम अभी रिएक्शन पढ़ी है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ PH3 के अंदर। दूसरा
कैल्शियम कार्बाइड जो आपके पास वाटर के साथ रिएक्शन करके आपके पास बनाता है CaOH होल ट्वाइस प्लस C2H2। ये C2H2 जो है ना, इसको एसिटिलीन गैस भी बोलते हैं, ACETYLENE एसिटिलीन। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करती है, फिर कंबाइन करती है और वहीं पे आपके पास क्या लग जाता है, फायर लग जाता है। ठीक है, दिस मिक्सचर burns to produce fume which work as signals। वो काम करता है एज अ सिग्नल, मेरे पास यहाँ पर काम करता है। ठीक है, लिखो आप फटाफट इसे। ठीक है, तो ये मेरे पास हॉल में सिग्नल है, ये बहुत ही ज्यादा आपके पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान में रखना ही रखना है। आगे बात करते हैं। अब जो ये PH3 है ना अपने पास, ये बहुत ही वीक बेस होता है। तो अगर आपको पता है भाई, अगर आप एसिड और बेस का रिएक्शन कराओगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, तो ये वीक बेस होता है। तो आप जब भी इसका एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो सॉल्ट्स का फॉर्मेशन ये करता है। ठीक है, तो आप लिखिए ये दो बातें यहाँ पर PH3 के बारे में। PH3 is a weak base and it reacts with acids to form salts। ठीक है, मतलब अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा एसिड के साथ, जो अभी मैंने कराया भी था HI के साथ, तो ये सॉल्ट बनाता है PH4I। वही रिएक्शन है, बस आगे हम KOH के साथ इसका रिएक्शन नहीं देखे PH3 को वापस ऑब्टेन करने के लिए, यहीं पे हमने इसको छोड़ दिया। ठीक है, ये अपने पास है ना कॉपर सल्फेट के साथ और HgCl2 के साथ भी कुछ रिएक्शन शो करता है, वो रिएक्शंस भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, PH3 ऑन reaction with copper sulfate and HgCl2 forms respective metal phosphide। मेटल फॉस्फाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर मैं कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवा दूं PH3 के साथ, इट विल फॉर्म Cu3P2 प्लस H2SO4, कॉपर फॉस्फाइड बन गया। दूसरा HgCl2 का रिएक्शन करवा दूं मैं PH3 के साथ, इट विल फॉर्म Hg3P2, मर्क्यूरी आपके पास फॉस्फाइड बन गया प्लस HCl यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ मेटल फॉस्फाइड्स का ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। एक चीज और भाई ध्यान से सुन लेना ये बात मेरी ना, अगर आपसे कोई कभी पूछ ले कि PH3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है ना, चलो नेक्स्ट स्लाइड में लिख के बता देता हूँ आपको। PH3 की अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो आप बोलना कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, यहाँ पर p ऑर्बिटल्स काम आती है। ये चीज आप कहाँ पढ़ते हो, p अपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो, ड्यू टू ड्रैगोज रूल। ठीक है ना, ड्रैगोज रूल होता है, वो बोलता है कि नाइट्रोजन के फॉस्फाइड, नाइट्रोजन के जो हैलाइड्स होते हैं आपके पास ना, हाइड्राइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स होते हैं जैसे NH3, तो उसके लिए तो उसके आपके पास टेट्राहेड्रल शेप डिफाइंड है, बट उसके नीचे वाले फॉस्फोरस हो गया, इनके लिए कोई डिफाइंड नहीं है हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू ड्रैगोज रूल। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो P
और इसके 3 ऑर्बिटल्स px, py और pz, अगर पता है एक्स वाई जेड एक दूसरे से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है तीनों, तो वही होता है यहाँ पर ना, तीनों ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। मैं बता देता हूँ आपको ना, तीनों के बीच में कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर ये फॉस्फोरस है तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक ऊपर की तरफ और एक बाहर की तरफ, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये तीनों कैसे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। तो आपसे पूछे फॉस्फोरस में हाइड्रोजन, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे 90 डिग्री होता है। वहां पर प्योर पी ऑर्बिटल्स यूज की जाती हैं, ठीक है ना, प्योर पी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करती हैं। क्यों, ड्यू टू ड्रैगोज रूल, आपको ये बता देना है, ठीक है, इतना लिख दोगे मोर देन सफिशिएंट है, इस चीज को आपको ध्यान में भी रखना है, ठीक है। बट वहीं पे जो मेरे हेलाइड्स होते हैं फॉस्फोरस के, हेलाइड्स का मतलब 2 हेलाइड्स हैं, हेडिंग डालिए आप, हेलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, एक होता है आपके पास PCl3 और एक होता है PCl5। इनकी हाइब्रिडाइजेशन डिफाइंड होती है। जो PCl3 है तो यहाँ पर फॉस्फोरस मेरा +3 में होता है और यहाँ पर कैसा होता है, +5 में होता है, ठीक है। इसको तो बोलते हैं फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड, फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड लिखेंगे, पर क्लोरीन लगा तो लिख देंगे क्लोराइड, ठीक है। और इसको लिखेंगे फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। अब जो ये मेरे पास ट्राइक्लोराइड है, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, आपके पास व्हाइट फॉस्फोरस होता है, उसका रिएक्शन करवाते हो आप 6Cl2 से, तो यहाँ पर मेरे पास बन जाता है 4PCl3 बनता है, ठीक है। वही व्हाइट फॉस्फोरस का आप 10Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दो क्लोरीन के साथ, तो आपको मिल जाएगा 4PCl5 मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, ये PCl5 आपके पास बन जाता है। यहाँ पर जब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉस्फोरस एक लोन पेयर और 3 क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है ना। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 और इसका शेप होता है पिरामिडल, जैसे मेरा NH3 का होता है सेम। और वहीं पे आप बात करो PCl5 की, तो ये मेरे पास फॉस्फोरस क्लोरीन 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 और ये क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है मेरे पास कैसी होती है, sp3d होती है। ये जो मैं पिंक से तीनों क्लोरीन बना रहा हूँ, ये समझ लो आप एक प्लेन में प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और एक क्लोरीन ऊपर है, एक क्लोरीन, ये दोनों तो एक दूसरे से 90 पर होते हैं, बट ये तीनों में एक ट्राइंगल के अंदर एक ही फॉर्म में होते हैं। तो इसलिए ये वाला बॉन्ड एंगल भी 120 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल भी 120 और ये बॉन्ड एंगल भी 120 होता है। बट इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच का एंगल कैसा होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये जो मैं क्लोरीन बना रहा हूँ पिंक से ना, ये वाली क्लोरीन, ये दोनों क्लोरीन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, और इनको बोला जाता है, ये प्रेजेंट है मेरे पास कहाँ पर, एक्सियल बॉन्ड के ऊपर, ये होते हैं मेरे एक्सियल बॉन्ड। और जो ये मैं ग्रीन से बॉन्ड बना रहा हूँ यहाँ पर, ये और ये तीनों एक प्लेन में प्रेजेंट है, और ये होता है मेरा इक्विटोरियल प्लेन, इक्विटोरियल प्लेन। इक्विटोरियल प्लेन पे अगर आप क्लोरीन फॉस्फोरस क्लोरीन का बॉन्ड एंगल देखोगे तो वो 120 डिग्री होता है, बट आप एक्सियल से देखोगे क्लोरीन फॉस्फोरस और क्लोरीन का, तो ये मेरे पास कैसा होता है, 90 डिग्री। और ये क्लोरीन फॉस्फोरस क्लोरीन देखोगे तो ये कैसे मेरे दोनों एक दोनों 180 डिग्री पे। तो यहाँ पर 3 एंगल पाए जाते हैं, पहला 90 डिग्री भी है, 120 डिग्री भी है, और एक बॉन्ड मेरा 180 डिग्री पे है, जो एक्सियल फॉस्फोरस और एक्सियल पे आ रहा है। एक्सियल फॉस्फोरस इक्विटोरियल पे आएगा तो ये सारे मेरे 90 डिग्री पे बनेंगे, एक्सियल फोर्स और ये इक्विटोरियल फॉस्फोरस और इक्विटोरियल पे आओगे तो सारे कैसे मेरे पास 120 डिग्री के, क्योंकि ट्राइंगल है मेरे पास, नॉर्मल सी बात है। इस तरह से आप आओगे तो एक सर्कल बन रहा होगा, तो ये तीनों ही बॉन्ड कैसे होंगे मेरे पास, 120 120 120 के ही होंगे, ठीक है। अब एक चीज और, एग्जाम में जो आपसे पूछी जाती है, मैं अगले पेज पे बना के दिखाता हूँ आपको, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर, बहुत ध्यान से समझना भाई, इस चीज को आप ना मिस मत करना किसी भी रीजन पे। फॉस्फोरस है, 2 क्लोरीन मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये क्लोरीन और इस क्लोरीन को मैं बना रहा हूँ ब्लू से, क्योंकि ये दोनों मेरी एक्सियल पोजीशन पे हैं,
और ये 3 क्लोरीन जो मैं ऑरेंज से बना रहा हूँ, ये मेरे पास कैसी हैं, इक्विटोरियल पोजीशन पे। ये ऑरेंज वाली मेरी इक्विटोरियल पोजीशन है और ब्लू वाली क्या होती है आपके पास, एक्सियल पोजीशन होती है। मैं आपको ये बताऊं, जो ये बॉन्ड लेंथ है ना आपके पास फॉस्फोरस और क्लोरीन की ऑन द एक्सियल, ठीक है ना, किसकी बात कर रहा हूँ, बॉन्ड लेंथ की, ये बड़ी होती है किससे, जब आपकी फॉस्फोरस और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ है वहां पर इक्विटोरियल के ऊपर। ये बात है मेरी किसकी, बॉन्ड लेंथ की। ये बॉन्ड बड़े होते हैं जो आपके ये है ना ब्लू कलर से बनाए हुए, फॉस्फोरस और क्लोरीन का ये वाला जो बॉन्ड होगा ये बड़ा होगा इस वाले बॉन्ड लेंथ से। जो बड़े बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक बॉन्ड होता है। छोटा बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। छोटा बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो अगर आपसे कभी भी बॉन्ड एनर्जी की पूछेगा तो आप बोलोगे भाई इक्विटोरियल वाला जो बॉन्ड लेंथ है वो मेरे पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये देखो भाई, ये वाला बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और ये वीक, ये मेरा कैसे वीक बॉन्ड है। तो जैसे मैं इसको हीट करता हूँ ना, ये डिसोशिएट हो जाता है। कैसा हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है और टूट जाता है। क्योंकि मुझे पता है ये दोनों बॉन्ड मेरे कैसे वीक बॉन्ड है, ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और ये भी कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। क्योंकि तीनों ही किस पे थे, मेरे इक्विटोरियल पोजीशन पे थे। ये तीनों तो स्ट्रॉन्ग है बट मेरे ये एक्सियल वाले कैसे, वीक बॉन्ड है। तो जैसे मैं PCl5 को गैस में इसको हीट करूंगा, हीट करते ही ये क्या होता है, टूट जाता है इन द PCl3 गैस और Cl2 गैस मेरी बाहर आ जाती है। क्योंकि ये दोनों बॉन्ड कैसे, क्लोरीन वीक थी तो ये आसानी से मेरे पास कैसे आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ये जो मेरा PCl5 का स्ट्रक्चर है ये मेरा वेपर स्टेट में है। ये कौन से स्टेट में है, वेपर स्टेट में ये स्ट्रक्चर होता है इसका। और वहीं पे जब मैं सॉलिड की बात कर लूं तो सॉलिड के अंदर मुझे पता है कैटायंस और एनायनिक हो गए क्योंकि ये एनायनिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा, है कि नहीं। तो ये मेरे पास किसके अंदर प्रेजेंट होता है, एनायनिक फॉर्म और कैटायनिक फॉर्म के अंदर। जहां पर मेरा कैटायन होता है PCl4+ और एनायन होता है मेरे पास PCl6-। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि PCl5 सॉलिड स्टेट में कैसे प्रेजेंट होता है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ। क्या पूछेगा आपसे, हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो आपको पता होना चाहिए भाई इसमें ये फॉस्फोरस तो 4 बॉन्ड बना रहा है तो sp3, ये 6 बना रहा है तो sp3d2। तो फॉस्फोरस की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो आपसे पता क्या पूछेगा वो एग्जाम के अंदर, वो बोलेगा सॉलिड के अंदर जब इसका कैटायन होता है उस फॉस्फोरस की आप मुझको हाइब्रिडाइजेशन बता दो। या पूछ लेगा एनायनिक जो पार्ट होता है उसमें जो फॉस्फोरस प्रेजेंट है उसका स्ट्रक्चर आप मुझे बता दो। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई सीधी सी बात है, अगर कैटायन की बात करोगे तो sp3 मतलब टेट्राहाइड्रल। एनायन की बात करोगे तो sp3d2 मतलब ऑक्टाहाइड्रल, इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। ठीक है ना, ये अपने एनायनिक सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तब जब आप इसके सॉलिड की बात कर रहे हो, ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हो, इसके सॉलिड स्टेट के अंदर इसकी बात कर रहे हो। और वेपर फेज में आपको पता है sp3d के अंदर एग्जिस्ट करता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल क्यों, नीचे यहाँ पर बेस बन रहा है ट्राइंगल का और एक पिरामिड ऊपर से और एक पिरामिड नीचे से, इसलिए मेरे पास इस स्टेट के अंदर कैसा करता है, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अगला पढ़ेंगे हम अगली क्लास के अंदर, इसके आगे जो भी चीज है हम लोग पढ़ेंगे इसके अगली क्लास में। अगली क्लास में ये थोड़ा सा बचा है, ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग ऑक्सीजन फैमिली के बारे में बात करेंगे। ठीक है।